143 ब्लॉक 2 यूनिट 4 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम स्टेट लोकल रिलेशंस रियासती मुकामी तल्लुकात के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि पहले हमने सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में डिस्कस किया। हिंदुस्तान की अलग अलग जो रियासतें हैं उनमें सेंटर का किस तरीके का फाइनेंशियल रिलेशन है, इकोनॉमिक रिलेशन है और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है। इनके बारे में हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था। अभी जो है इस लेक्चर में हम देखेंगे स्टेट के अंदर जो पंचायती राज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसका स्टेट के साथ क्या रिलेशन है, किस तरह के पावर हैं, किस तरह के फंक्शन हैं और कौन से पावर दिए गए हैं, कौन से राइट दिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर 3 टियर सिस्टम के अंदर पंचायती राज सिस्टम। तो इसमें जो हमारा कंटेंट है इसमें हम देखेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे, इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है पंचायती राज सिस्टम को, कब से ये इंट्रोड्यूस हुआ है और कब इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है। फिर माइलस्टोन्स कौन कौन से हैं लोकल गवर्नमेंट के, किस तरीके से डेवलप हुई, कौन कौन सी कमेटी आई, कब स्टार्ट हुई। इसके अंदर जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में हम पढ़ेंगे, नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज। उसके बाद कुछ कमेटीज बनती हैं जो रिकमेंड करती हैं पंचायती राज सिस्टम को कि 3 टियर सिस्टम होना चाहिए, 2 होना चाहिए। उसके बाद म्यूनिसिपैलिटीज के लिए अलग से बताते हैं कि म्यूनिसिपैलिटी के अंदर किस तरह के होने चाहिए, पावर्स एंड फंक्शन क्या है, किस तरीके से उसके इलेक्शन होने चाहिए। तो ये पूरा प्रोसेस जो है हम इसके अंदर पढ़ेंगे। बलवंत राय मेहता कमेटी आती है, अशोक मेहता कमेटी है, GV राव कमेटी आ गई, LM सिंघवी कमेटी है। ये इस माइलस्टोन ऑफ लोकल गवर्नमेंट इसके अंदर हम देखेंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में जो हुआ है, इसके अंदर कुछ मैंडेटरी प्रोविजंस आ जाएंगे और कुछ वॉलंटरी प्रोविजन आएंगे, वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। फिर किस तरीके से स्टेट्स जो है पावर देती है इसको, लोकल रूरल बॉडीज को, डेवोल्यूशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किस तरीके से इसमें होता है। उसके बाद जो है 74th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है 1992 में, ये भी आता है। ये अर्बन गवर्नमेंट के लिए आता है, जैसे शहर के अंदर, विलेज के अंदर हमने देखा पंचायती राज सिस्टम, और अर्बन जो शहर हो गए हमारे उसके अंदर म्युनिसिपैलिटीज वगैरह के किस तरह के पावर फंक्शन है और किस तरीके से वहां के इलेक्शंस होंगे, डेवोल्यूशन ऑफ पावर इसकी और फंक्शन क्या है लोकल अर्बन बॉडी के। फिर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे हम लोकल बॉडी के। ये सारी चीजें जो है हम आज के इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम इसके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे कि इसको पढ़ने के बाद हमें किस तरीके का नॉलेज मिलेगा, किस तरीके की चीजों का पता चलेगा, क्या बेनिफिट होगा हमें। जैसे कि हिंदुस्तान के आइन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन जो है के अंदर जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की गई है सेंटर के अंदर, स्टेट के अंदर और लोकल लेवल पे। तो इस यूनिट के अंदर हम देखेंगे कि ये रिलेशनशिप्स जो है स्टेट गवर्नमेंट का और जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या पंचायती राज सिस्टम कहेंगे, इनका आपस में किस तरीके के रिलेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट किस तरीके से है, और उसके बाद इंपॉर्टेंस इसकी क्या है जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, क्यों इसकी जरूरत है, व्हाई वी नीड टू हैव अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और पंचायती राज सिस्टम। तो हमें ये समझने के लिए मतलब ग्रास रूट लेवल से, गांधी जी जो फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं, बापू के नाम से जाने जाते हैं, तो उनकी पहले से यही थी, कोशिश यही थी कि विलेज को डेवलप किया जाए, विलेज की जो इकोनॉमिक है उसको किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइज किया जाए, इंडस्ट्री की तरफ लाया जाए।
और किस तरीके से लोगों को ग्रास रूट लेवल से, विलेज लेवल से लोगों को इकोनॉमी पॉलिटिकली अवेयर किया जाए, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन उनकी, उससे कंट्री की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। इसमें हम देखेंगे किस तरीके से डेवलपमेंट हुई है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की हिंदुस्तान के अंदर, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर्स जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, किस तरीके से ये इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो लोकल रूरल गवर्नमेंट के और अर्बन गवर्नमेंट के, जैसे पंचायत और अर्बन एरिया में म्युनिसिपैलिटीज वगैरह आ जाएंगी, उनके लिए किस तरीके से डिसेंट्रलाइज किया गया, पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। जैसे हमने सेंटर में देखा था, सेंटर और स्टेट के किस तरीके से टैक्स के अंदर शेयर किया जाता है, या पावर होते हैं सेंटर को स्टेट को कलेक्ट करने के, तो उसके बाद फिर यूटिलाइज करने के। इसी तरीके से हम देखेंगे इसके अंदर 73rd अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलता है पंचायती राज को, और 74th में जो म्युनिसिपैलिटीज हैं अर्बन गवर्नमेंट जिसे हम कहते हैं अर्बन लोकल बॉडीज, उनको मिलता है। तो ये दो किस्म की जो पंचायत हमने देखी, एक रूरल पंचायत हो गई और दूसरी म्युनिसिपैलिटीज हो गई, दो किस्म की लोकल गवर्नमेंट्स हो गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जब हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्लियर तरीके से एक डिवीजन करता है पावर की बिटवीन सेंटर और स्टेट के अंदर, हमने जैसे पहले लेसन के अंदर ये पढ़ा था, और अब वाला जो है इसके अंदर हम देखेंगे 73rd और 4th जो अमेंडमेंट होते हैं 92 के अंदर ये होते हैं। इसमें जो है सेटअप किया जाता है 3 टियर लोकल गवर्नमेंट्स जो है। 73rd अमेंडमेंट 1992 में जो है पंचायती राज सिस्टम, रूरल लोकल गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसे मिलता है पार्ट 9 के अंदर, और शेड्यूल 11th हिंदुस्तान के आइन के अंदर जो है इसको स्टेटस मिलता है। ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, पार्ट 9 है और शेड्यूल 11th है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये 1992 के अंदर मिलता है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम देखें 1992 के अंदर ये होता है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाता है म्युनिसिपैलिटीज जो अर्बन एरिया है, सिटीज हैं, उनके अंदर लोकल गवर्नमेंट जो है किस तरीके की होगी, और इसमें जो है पार्ट 9th ए के अंदर और शेड्यूल 12th होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसके अंदर जो है हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन जो है किस तरीके के का सिस्टम प्रोवाइड करती है। 3 टियर सिस्टम पंचायती राज सिस्टम जो है हर एक स्टेट के अंदर, ये इंडिया के हर एक स्टेट के अंदर है। जैसे कि हम देखते हैं हर स्टेट के अंदर पंचायती राज सिस्टम है, प्रॉपर वहाँ इलेक्शन होते हैं और प्रॉपर तरीके से फंक्शन करते हैं वो। तो पंचायत जो है किस तरीके की पंचायत होगी, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये कहा जाता है कि पंचायत जो होंगी हर विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे होंगी या इंटरमीडिएट लेवल पे। उसके बाद जिला परिषद, 3 किस्म की पंचायत होगी, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और जिला परिषद जो ये हम कहेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये 3 किस्म की ये हो गई हमारी पंचायती राज में जो रूरल एरियाज में होंगी, गांव देहात की बात हो रही है। उसके बाद जो हमने पढ़ा था म्युनिसिपैलिटीज का, अर्बन एरिया की, वो कौन सी होगी, नगर पंचायत कहेंगे। फॉर ट्रांजिशनल एरिया, ट्रांजिशनल एरियाज कौन से होंगे, जहां लोग शिफ्ट होते हैं गांव से, रूरल एरिया से सिटी की तरफ। 3 टाइप के यहाँ फिक्स किए गए हैं ये। उसके बाद म्युनिसिपल काउंसिल होगी फॉर स्मॉलर अर्बन एरिया, जो सिटी के स्मॉल एरियाज होंगे उनके लिए उसको बोला जाएगा म्युनिसिपल काउंसिल बोला जाएगा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोला जाएगा जहां लार्ज पॉपुलेशन होगी, उसको बोला जाएगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। लार्ज एरिया जो अर्बन सिटी के अंदर आएगा। इसके बाद हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का जो है फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। किस तरीके से जब कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद रखी गई, जब मीटिंगें स्टार्ट हुई, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज जो हैं उन्होंने
डिस्कस करना स्टार्ट किया कि हमें एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है जिसमें हमें इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है, जैसे गांधीइज्म, फॉलोवर ऑफ गांधी जी, जो गांधी जी के फॉलोवर थे या गांधी जी जो थे वो चाहते थे कि हमें इंडियनाइजेशन होनी चाहिए, इंडिया का जो कल्चर हो गया, इंडिया की जो विलेजेस हो गए, इंडिया का जो इकोनॉमिक सिस्टम हो गया, वो चाहते थे कि ग्रास रूट लेवल से हमें डेवलप करना है, विलेज लेवल से हमने इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली अवेयर करना है लोगों को, और सिस्टम को डेवलप करना है, पॉलिटिक्स को और इकोनॉमिक को किस तरीके से डेवलप करना है हमें विलेज लेवल से। तो इसमें अगर देखा जाए जो फर्स्ट सेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का, ये दिसंबर 9 को होता है 1946 में, फ्रेम करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ये टास्क रखा गया था कॉन्स्टिट्यूशन के सामने, कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली थी उसके सामने प्रोवाइड करने के लिए कि इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया, जो अब अंग्रेजों के टाइम पे किस तरीके से हम देखते थे, ये दादा भाई नेहरू जी ने एक बुक भी लिखी हुई है जिसमें वो बताते हैं कि किस तरीके से मतलब इंडियन इकोनॉमी का तबाही होती है, बर्बादी होती है, किस तरीके से मतलब इसका ये दूसरी कंट्रीज के अंदर जाती है, यहाँ का रॉ मटेरियल हमारा, और वहां से प्रोडक्ट बनने के बाद हमें किस तरीके से हैवी प्राइस में रिटर्न किया जाता है। तो एक इस तरह के, क्योंकि इंडिया अगर देखा जाए तो इकोनॉमिकली ये इंडस्ट्रियलाइज नहीं थी, इंडस्ट्रीज की बहुत बड़ी कमी थी ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम, तो वो चाहते भी नहीं थे कि इंडस्ट्रीज वगैरह यहाँ पे डेवलप की जाए। इसके बरक्स वो ये चाहते थे कि जो रॉ मटेरियल है इसको बाहर की कंट्री में ले जाए, ब्रिटिश में ले जाया जाए, वहां से हैवी प्राइस में यहाँ दिया जाए। इसलिए वो चेंज नहीं चाहते थे इंडिया के अंदर, ना ही तो चाहते थे पॉलिटिकली लोग अवेयर हों और ना ही एजुकेशनली लोग अवेयर हो। जाहिर सी बात है जब पढ़ाई ज्यादा होगी, लोग पढ़ेंगे तो लोगों को जानकारी होगी, तो वो इस तरह की मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, सेल्फ रूल या सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ जाएंगे, जैसे कि कांग्रेस की पहले से डिमांड थी, या फ्रीडम फाइटर हम कहेंगे उनकी पहले से डिमांड थी, पूर्ण स्वराज, सेल्फ रूल जो है, खुद की गवर्नमेंट जो है हमें इस्टेब्लिश करनी है। इसीलिए कैबिनेट मिशन प्लान लाते हैं ये जो ब्रिटिश, तो कोई भी ये एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, किसी ना किसी टू समहाउ दे वांटेड टू ट्राई टू रिमेन इन इंडिया, वो किसी ना किसी तरीके से चाहते थे कि अपना हिस्सा जो है हम हिंदुस्तान के अंदर रखें ही, कुछ ना कुछ करके। फाइनली ये हुआ कि जो फ्रीडम फाइटर थे, जो इंटेलेक्चुअल लोग थे उस टाइम के इंडिया के, तो उन्होंने सब चीज को निगलेक्ट किया, पूर्ण स्वराज सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड की, खुद से अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेम करना। भले बहुत सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बाहर से ली गई है, लेकिन कोशिश की कि अपना होना चाहिए, अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो ये इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट करने की दोबारा से, फिर इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होगा ट्रांसफॉर्म करना इंडिया को रूरल इकोनॉमिक, जो गांव देहात है वहां की इकोनॉमी को डेवलप करना हो, एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्री को, साइंटिफिक और एक प्लान तरीके से, एक मॉडल से, जैसे यहाँ प्लान भी बहुत सारे प्लानिंग कमीशन के अंदर जो है प्लान बनाए गए थे, बाद में वो प्लानिंग कमीशन जो है उसको हटा के नीति आयोग आ जाता है। तो ये कहते हैं कि ये प्रीपोज करते हैं कि बिल्डिंग अप किया जाए इकोनॉमिक सिस्टम जो प्रमोट करेगा लोगों के वेलफेयर को, जो रिमूव करेगा इनइक्वालिटी को, उनकी बेसिक्स जो नीड्स होंगी जिंदगी की उनको पूरा करेगा और इंश्योर करेगा एक अच्छी क्वालिटी की एक लाइफ इनको प्रोवाइड करेगा। गांधी, महात्मा गांधी जो है वो बिलीवर थे ग्राम स्वराज के, यही जो विलेज पंचायत है वो गांधी के फॉलोवर जो थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, उन्होंने इस चीज की सिग्निफिकेंस जो है, इस चीज की अहमियत बताई। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबलीज हुई इंडियन इंडिजीनियस ट्रेडिशन की और डिसेंट्रलाइज पॉलिटिक्स बेस पे विलेज पंचायत को इन्होंने मतलब एक अपनी डिमांड रखी कि इस तरह का सिस्टम होना चाहिए। बाद में बड़े चैलेंजेस के दौर से गुजरता है, फिर जाके 1992 के अंदर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलता है। तो ये जो ट्रेडिशन था डिसेंट्रलाइजेशन विलेज पंचायत, रही बात बर्न अप कंप्रोमाइजिंग चैंपियन ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन विलेज बेस्ड पंचायत सिस्टम जो है, इसको कहा गया था कि ये
एक चैंपियन होगा, मतलब ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। जो पॉलिटिकल पावर डिसेंट्रलाइज किए जाएंगे स्टेट के अंदर भी, विद इन स्टेट, जैसे हम देख रहे हैं सेंटर और स्टेट में पावर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और फिर विद इन स्टेट अगर हम देखा जाएगा वहां ये लोकल गवर्नमेंट्स जो होंगी वहां की, अर्बन और रूरल वाली, ये अगर इसमें डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो और अच्छे से डेवलपमेंट होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, और अच्छे से लोगों को अपने हकूक मिलेंगे और उससे डेवलपमेंट होगी। इसके बाद जो है श्रीमान नारायण जो अग्रवाल हैं, ये प्रोमिनेंट गांधी को मानने वाले हैं। इन्होंने गांधीयन मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन सबमिट किया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को कंसिडरेशन के लिए। इस मॉडल में ये सजेस्ट करते हैं कि डेमोक्रेटिकली कॉन्स्टिट्यूशन पंचायत जो है वो प्राइमरी पॉलिटिकल यूनिट्स के लिए ये सजेस्ट करते हैं। इन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि पंचायत की ज्यूरिसडिक्शन जो है वो कवर करनी चाहिए सब्जेक्ट, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर हो गया, लॉ एंड रेवेन्यू हो गया, कोऑपरेटिव्स हो गया, विलेज इंडस्ट्रीज हो गई। इनकी डिमांड की इन्होंने कि ये चीज होनी चाहिए, जबकि हर एक चीज की किस तरह की हमारे कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है, सेकुलर होना चाहिए, फेडरल सिस्टम होना चाहिए, उसी तरीके से ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए भी, विलेज पंचायत के लिए भी गांधी जी ने खुद और इनके फॉलोवर्स जो है, जो गांधी जी को फॉलो करते थे, उन्होंने जो है इसकी डिमांड रखी कि ये चीज होनी चाहिए। और पावर के लिए का लॉ एंड ऑर्डर, रेवेन्यू वगैरह के लिए, विलेज इंडस्ट्रीज के लिए इन्होंने डिमांड की। इसके अलावा ये और भी सजेस्ट करते हैं कि यहाँ इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी होनी चाहिए ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत पे, और ये बॉडी जो है परफॉर्म करेंगे एडवाइजरी फंक्शन को, और मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो म्युनिसिपैलिटी के और पंचायत के जो है वो कंप्रोमाइज करेंगे ऑल इंडिया पंचायत जो। उसके बाद अरुण चंद्रा गुहा आ जाते हैं, ये भी एक प्रोमिनेंट गांधीयन थे, गांधी के फॉलोवर थे। इन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हाईलाइट किए इस गांधीयन मॉडल्स जो है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को, जो विलेज पंचायत को इंडिकेट करता है, बताता है विलेज पंचायत के बारे में। इसके बाद जो है विलेज पंचायत के बारे में ये बताता है, उसने कहा कि वी हैव बीन टॉट टू थिंक ऑफ विलेज पंचायत एज ए फ्यूचर बेस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। ये बताते हैं कि हमें ये बताया गया, हमें ये सिखाया गया है कि हमें सोचना है विलेज पंचायत के बारे में जो फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होगी, मतलब अब प्रधान होगा, सरपंच होगा गांव का, वो उसके कौन कौन से पावर है, फंक्शन है, तो वो जाहिर सी बात है कि जब छोटे छोटे यूनिट्स में जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होगी, कंट्रोल करेगा, तो फिर आसानी हो जाएगी। जैसे कि हम डिस्ट्रिक्ट, स्टेट के अंदर हम डिस्ट्रिक्ट देखते हैं, डिप्टी कमिश्नर्स को जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूट करके ऑल डिस्ट्रिक्ट जो है एक स्टेट बनती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है, जो जब ये डिवीजन होती है तो कंट्रोल करना थोड़ा आसान होता है जब पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाता है। फिर गांधी एंड कांग्रेस ने इस चीज को देखा कि फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस तरीके का एक शाख पैरामीडियल्स होना चाहिए, मतलब एक शाख होनी चाहिए उसकी, जैसे स्टेट हो गई तो उसके साथ पंचायती राज सिस्टम हो गया, अर्बन और रूरल गवर्नमेंट्स जो है इस तरह की होनी चाहिए, लोकल लोगों को इस तरह के राइट्स मिलने चाहिए, और इस तरह की बॉडी होनी चाहिए जो रूल कर सकें, डिस्ट्रीब्यूशन वहां पावर की होगी, और लोग अवेयर होंगे पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली, लोग अवेयर हो जाएंगे इस चीज से फ्रॉम बॉटम। उसके बाद जो है ये ब्लूप्रिंट जो है गांधी के जो मॉडल था, जो पंचायती राज सिस्टम देते हैं, ये सबमिट करते हैं, और जोर दिया जाता है कि विलेज पंचायत को जो है एक यूनिट है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल गवर्नेंस का। तो तब इसको जो है उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिली, इवन के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो है उन्होंने भी इसको क्रिटिसाइज किया। जब ये ड्राफ्ट इन्होंने दिया, उसमें ये कहते हैं, आई होल्ड दैट दीज विलेज रिपब्लिक्स हैव बीन reunions of India's. I am therefore surprised that those who condemned provincialism and communalism should come forward as champion of the village. तो ये भी इस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं, मतलब उतनी सपोर्ट नहीं मिलती है इनको जिस तरीके से गांधी जी चाहते थे। लेकिन जो इस गांधी जी के फॉलोवर्स थे या कांग्रेस पार्टी से लोग जुड़े होते, उन्होंने कोशिश की कि इसको अडॉप्ट किया जाए, ये सिस्टम जो है आना चाहिए, ये अच्छा सिस्टम है, इससे लोग अवेयर होंगे। तो
वक्त के साथ साथ जो है क्या हुआ, वक्त बदलता गया, जब गवर्नमेंट जो है चेंज होती गई, तो आगे हम देखते हैं कि गांधी मॉडल जो है ये डिसेंट्रलाइज पंचायत बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसने कुछ ज्यादा सपोर्ट उस टाइम पे इसे नहीं मिली, बल्कि इसको जैसे हमारे पास फंडामेंटल राइट है ना, तो विच आर चैलेंजेबल टू दी इन्फोर्सेबल टू दी कोर्ट ऑफ लॉ, तो उसी तरीके से मतलब ये तो फंडामेंटल राइट्स आगे चैलेंज जो किए जाते हैं, इसके हम दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी, इसके अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो काफी वीक है। अगर फंडामेंटल राइट होगा आपका वायलेट होगा तो आप डायरेक्टली यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट, लेकिन इनका अगर वायलेशन होगा तो इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जहां आपको फंडामेंटल राइट्स मिल रहे हैं वहां आपको ड्यूटीज को इनको भी फुलफिल करना है। तो खैर हम इसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें अंडर आर्टिकल 40 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में इनको जगह मिलती है। इसमें जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर आर्टिकल 40 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आर्टिकल 40 जो है वो ये बताता है कि स्टेट को जो है ये स्टेप ले सकती है, ऑर्गेनाइज करेगी वो विलेज पंचायत, और जोर देगी ये पावर एंड अथॉरिटी जो नेसेसरी होंगे इनको फंक्शन करने के लिए एज ए यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब दी गई इन्हें जगह मिली थोड़ी सी, लेकिन उस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनको नहीं मिला। खैर बाद में जो है ये स्ट्रगल जारी रही। इसके बाद जो है कुछ कमेटीज बनती हैं, कुछ माइलस्टोन्स जो हैं, कुछ इस तरह की इंपॉर्टेंस कमेटीज जो इस तरह की इंपॉर्टेंस रिफॉर्म्स जो है बाद में, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलता है पंचायती राज सिस्टम को, गांधी जी के उस काम को पूरा किया जाता है, गांधीयन मॉडल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल किया जाता है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाता है 1992 के अंदर अंडर द अमेंडमेंट ऑफ 1992 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है और उसके साथ साथ नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज ये बनाया जाता है, लॉन्च किया जाता है 1952 में, गांधी जी के बर्थ एनिवर्सरी पे उनको मार्क करने के लिए गांधी जी के बर्थ एनिवर्सरी पे दिया जाता है। तो ये फर्स्ट प्रोग्राम था जो आजादी के बाद, इसका ये मतलब था प्रमोट करना लोगों की पार्टिसिपेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अवेयर करना लोगों को, विलेज को बनाना फोकस ऑफ अटेंशन इन दी, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में बनता है, बाद में उसको चेंज किया जाता है नीति आयोग के द्वारा जब भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आती है। 2015 में इसको लाया जाता है अप्रोक्सीमेटली। And the plan documents stress that we believe that panchayat will be able to perform its civic function after political function जो satisfactory only these are associated with an active process of development के साथ जुड़े हुए हैं वो पंचायती राज सिस्टम के अंदर जो विलेज पंचायत करेगी, जिसमें विलेज पंचायत जो है खुद ही वो डिसीजन लेगी और इफेक्टिव पार्ट उसका होगा। जब तक विलेज एजेंसी जो है अज्यूम करती है अपनी रिस्पांसिबिलिटी और डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज ऑफ द विलेज पंचायत, ये डिफिकल्ट था impression on rural lives for only a village organized representing the community as a whole necessary leadership, बल्कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलना कुछ बहुत सारी, जैसे फर्स्ट जो है पंचायती राज सिस्टम जो इंट्रोड्यूस हुआ है राजस्थान में, नागौर एक विलेज है वहां पे इंट्रोड्यूस होता है 1959 के अंदर, सबसे पहले वहां पे आता है। लेकिन फिर भी जब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल जाता है तो फिर उसकी एक कंडीशन ही अलग रहती है। खैर ये स्ट्रगल जो है जारी रही, इन्होंने पूरे तरीके से भरपूर तरीके से अपनी स्ट्रगल को जारी रखा। उसके बाद जो है बलवंत राय मेहता कमेटी आती है 1957 में। ये कमेटी बनाई जाती है जो 5 ईयर प्लान बनाया गया था 1952 में, उसको या ये इंट्रोड्यूस किया गया था डेवलपमेंट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको रिव्यू करने के लिए। तो ये 1916 में जो है 1957 में ये कमेटी बलवंत राय मेहता जो इसके कमेटी के चेयरमैन थे, इन्होंने एग्जामिन करना था, ऑब्जर्व करना था जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और उसके साथ साथ नेशनल
एक्सटेंशन सर्विसेज जो थी, ये इन दोनों को रिव्यू करके और अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी थी। कमेटी सबमिट करती है अपनी ये रिपोर्ट 24 नवंबर 1957 में, रिकमेंड करती है ये 3 टियर पंचायत राज सिस्टम को। उसके अंदर पंचायत, ग्राम पंचायत आ जाएगी जो विलेज लेवल पे होगी। दूसरे नंबर पे जो बताते हैं पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पे होगी। वो थर्ड नंबर पे जिला परिषद जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये बताते हैं। और बहुत सारी रिकमेंडेशन इस कमेटी ने जो दी, जिसमें ये बताया गया कि गवर्नमेंट्स जो है स्टेट की वो बहुत सारे अपने पावर्स देगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी किसको, इन लोकल बॉडीज को, और इनके पास भी एक अच्छी कैपेबिलिटी होगी, एक अच्छी मतलब जुरिस्डिक्शन दी जाएगी इनको, जिससे ये खुद गवर्न कर सके, जिसमें टैक्स का आ जाएगा, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स का आ जाएगा, इम्पोज करना या कलेक्ट करना और फिर उनको यूटिलाइज करना। तो इसके अंदर, इस कमेटी के अंदर ये रिकमेंड किया गया था। इसने रिकमेंड किया था कि एफिशिएंट सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो सेटअप होंगे उनमें उसकी जुरिस्डिक्शन को एग्जिस्टेंस होगी, डेवलपमेंट ऑफ ब्लॉक लेवल पे, फिर इनडायरेक्ट इलेक्शन होंगे पंचायत के, वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे पंचायत समिति। तो उसके बाद जो आती है कमेटी, अशोक मेहता कमेटी आती है 1957 के अंदर। जनता पार्टी की गवर्नमेंट पावर में आती है, ये अपॉइंट करती है एक कमेटी जिसका नाम अशोक मेहता कमेटी है। चेयरमैन होते हैं इसके अशोक मेहता। ये दिसंबर 1979 में जो सजेस्ट करती है, कुछ रिव्यू और स्ट्रेंथ करती है पंचायती राज सिस्टम को। कमेटी सबमिट करती है अपनी रिपोर्ट 1977 में ये बनती है, और अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी अगस्त 1978 में। ये 132 रिकमेंडेशन जो है सबमिट करती है, देती है कि ये चीजें जो है इसमें होनी चाहिए। तो ये 2 टियर सिस्टम के लिए शुड बी रिप्लेस। ये कहती है कि 2 टियर सिस्टम जो था बलवंतराज मेहता कमेटी में, वो कहती है ये 3 टियर सिस्टम होना चाहिए पंचायत। जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये बताती है, मंडल पंचायत बताती है, या परिषद बताती है ये कि ये विलेज के अंदर होगी और कवरिंग करेगी पॉपुलेशन ये 15,000 से लेके 20,000 तक। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है फर्स्ट पॉइंट डिसेंट्रलाइजेशन, और जिला परिषद जो है वो शुड बी दी होनी चाहिए एग्जीक्यूटिव बॉडी प्लानिंग के लिए एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। उसके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है उनके पास ये पावर होना चाहिए टैक्स को मोबिलाइज करने के लिए, और उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इसके बाद जो कमेटी हमारे पास आती है जीवी के राव कमेटी जो है 1985 में आती है, जो अपॉइंट की गई थी प्लानिंग कमीशन 1985 में, जो देखने के लिए, इसमें ऑब्जर्व करने के लिए एस्पेक्ट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के और इसकी एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन अरेंजमेंट क्या है, पॉवर्टी को किस तरीके से एलिवेशन किया जाए, किस तरीके से पॉवर्टी को कम किया जाए। तो इस कमेटी की मेजर सजेशन जो थी पंचायती राज को एक्टिवेट किया जाए, प्रोवाइड की जाए वो नेसेसरी सपोर्ट्स, वो इस तरह की हेल्प की जाए इंस्टीट्यूशंस जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और विलेज लेवल पे, और असाइन की जाएंगे लोकल प्लानिंग वर्क इम्प्लीमेंटेशन को, मॉनिटरिंग करने का लोकल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का। उसके बाद LM सिंघवी कमेटी जो 1986 में आती है, राजीव गांधी जो सेटअप करते हैं इस कमेटी को 1986 में स्टडी करने के लिए जो प्रॉब्लम पंचायती राज सिस्टम में कोई भी सिस्टम बनता है तो उसको रिव्यू किया जाता है, कमेटी बनाई जाती है, देखा जाता है उसमें कि इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स यहाँ पे किस तरीके से प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही है, इसमें कुछ चेंजिंग की जरूरत है, कुछ इम्प्लीमेंट करना है इसमें। तो वो सारी चीजों का एग्जामिन करने के बाद जैसे पहली कमेटी हमने पढ़ा, तो इस कमेटी में भी यही राजीव गांधी जो है वो एक कमेटी बनाते हैं, कमेटी का गठन करते हैं, उसमें कहते हैं कि इसको रिव्यू किया जाए और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो देखी जाए। तो ये कमेटी जो है इसकी रिकमेंडेशन थी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाना चाहिए, न्यू चैप्टर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद ही इन्हें जाके कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है। इस कमेटी ने ये बात की कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाना चाहिए।
तो कमेटी ने ये भी रिकमेंड किया कि नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन पंचायती इलेक्शंस, और ये कहा कि आइडिया ऑफ गिविंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को ये मोमेंटो होगा पैट्रोनेज ऑफ द राजीव गांधी गवर्नमेंट एट दी सेंटर्स। बाद में क्या होता है कि इसी कमेटी के द्वारा इनको ये मिलता है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। इसके बाद आ जाएगा, हम देखते हैं कि खैर इसकी डिमांड पे ही 73rd अमेंडमेंट में जो है किया जाता है 1992 के अंदर, जिसमें पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलता है। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले, जैसे कि हमने पहले भी बात की, नागौर विलेज है, जब प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तो उन्हीं के टाइम में जो है ये फर्स्ट जो इम्प्लीमेंट हुई थी। नागौर एक विलेज है राजस्थान के अंदर, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, तो सबसे पहले यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया गया था पंचायती राज सिस्टम को। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलने से पहले हिंदुस्तान की बहुत सारी जो रियासतें हैं उनके अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। तो खैर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है 73rd अमेंडमेंट 1992 के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जब पहले बिल पेश किया जाता है, बिल पास होने के बाद वो एक्ट बनता है, कानून बनता है, लॉ बनता है, तो ये 1992 के अंदर पास किया जाता है, अब इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलता है। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है, जब इसको जो आफ्टर द डिफरेंट स्टेट इम्प्लीमेंटेशन पंचायती राज सिस्टम अंटिल 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन डिडंट एक्वायर वेरिएबल्स एंड रिस्पांसिव इंस्टीट्यूशन ड्यू टू द लैक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। तो बहुत सारे मतलब उतना सक्सेसफुल नहीं थी, वजह यही थी कि constitutional status, it didn't get the constitutional status, but after getting constitutional status there have been many improvement, और बहुत सारी स्टेट ने तेजी से फिर इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया, क्योंकि स्टेट के पास ये राइट है, वो अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट कर सकती है। फिर कहते हैं कि ये दिक्कत ये भी थी कि उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं था, तो यहाँ रेगुलर इलेक्शन नहीं होते, तो ये भी एक ड्रॉबैक था। इस वजह से बहुत सारी स्टेट्स जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करती थी और प्रॉपर तरीके से नहीं चलता था। हम यूं कह सकते हैं कि आफ्टर गेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इन 1992, so there have been improvement in the implementation of पंचायती राज systems in all the states of India। तो इसके बाद जो है क्या होता है कि इलेक्शंस जो है, इलेक्शन भी नहीं होते थे, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि रिजर्वेशन भी नहीं दी गई थी। रिजर्वेशन जैसे शेड्यूल्ड कास्ट हो गए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो गए, वीमेंस हो गई, इनको पावर्स भी नहीं दिए गए थे कैटेगरीज वगैरह को। जैसे अभी हम देखते हैं कि SC ST के लिए सीट रिजर्व की जाती हैं और वीमेंस के लिए। अगर आप देखा जाए रिमूव करने के लिए लिमिटेशन को 1989 में राजीव गांधी गवर्नमेंट जो इंट्रोड्यूस करती है 64th अमेंडमेंट बिल जो है लोअर हाउस पार्लियामेंट में, तो ये बिल रिजेक्ट किया जाता है राज्यसभा में। लेटर जो है लीडरशिप ऑफ विश्वनाथ प्रताप सिंह दी नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट्स के जो आते हैं वो इंट्रोड्यूस दोबारा करते हैं इस बिल को, जो फिर भी जो है ये एक एक्ट नहीं बनता है, इसे डिसॉल्व किया जाता है। नाइन्थ जो असेंबलीज थी, वो जो पार्लियामेंट थी, उसको डिसॉल्व किया गया था। तो उसके बाद फाइनली जो है पंचायती राज कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेटस इसको मिला है अप्रैल 24, 1993 में विद द पैसेज ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 92 में। तो इस दौरान जो है PV नरसिम्हा राव जो एज ए प्राइम मिनिस्टर थे, 92 की बात है ये। तो अप्रैल 24 सेलिब्रेशन जो किया जाता है हर साल, वो नेशनल पंचायत डे। नेशनल पंचायत डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 24 अप्रैल एवरी ईयर, as on 26th of November we celebrate Constitution Day of India. So similarly we celebrate April 24 as National Panchayat Day. Local governments जो है state subject
इन शेड्यूल 7 के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है 7th शेड्यूल जो है, इसके अंदर लोकल गवर्नमेंट जो होगी उस स्टेट का सब्जेक्ट है, ये स्टेट सब्जेक्ट 7th शेड्यूल के अंदर। उसके बाद अगर हम देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को जो है जरूरत है वो इनेक्ट करना एट द स्टेट लेवल पे, राजस्थान जो है लीड किया था तब एक्सेप्ट करने के लिए सबसे पहले ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ 3 टियर सिस्टम ऑफ लोकल बॉडीज का एट विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे। उसके बाद कुछ मैंडेटरी प्रोविजन आते हैं इसके अंदर, टाइम की कमी है हम थोड़ा जल्दी करेंगे। और कुछ जैसे इसके अंदर आ जाएगा आर्टिकल्स कुछ दिए गए हैं जिसमें कौन कौन से पावर, फाइनेंशियल पावर, टैक्स कलेक्शन के, इलेक्शंस वगैरह, इन सब के इस ये जो मैंडेटरी प्रोविजन बनाए गए इनके अंदर दिया गया है। जैसे हमारे पास यहाँ आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 243 से लेके 43 बी से लेके हमारे पास फिर सी आ जाएगा, डी आ जाएगा, उसके बाद ई आएगा। इसी तरीके से ये अलग अलग इसके अंदर दिया गया है कि किस तरीके से किसके अंदर कौन से प्रोविजन है, कहाँ इलेक्शन होंगे, किस तरीके से कौन से पावर इसके अंदर होंगे, और कुछ वॉलेंट्री प्रोविजन दिए गए हैं। तो उसके बाद जो है इनके पास कौन कौन से पावर हैं, पंचायत के पास कौन कौन से पावर्स हैं, जो प्रधान होगा उसके पास कौन कौन से पावर होंगे। एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की, लैंड इंप्रूवमेंट की, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म होगा, माइनर इरिगेशंस वाटर मैनेजमेंट का होगा, फिशरीज आ जाएगा, लोकल फॉरेस्ट्रीज फॉर्म का हो जाएगा, माइनर फॉरेस्ट का, रूरल हाउसिंग आएगा, ड्रिंकिंग वाटर वगैरह इन चीजों का अरेंजमेंट ये लोग करेंगे। तो उसके बाद हमने बात की थी कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है तो इसमें म्युनिसिपैलिटीज जो होगी, अर्बन गवर्नमेंट जो होगी, जो सिटी की गवर्नमेंट्स होगी, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलता है। इसके ये भी जैसे हमने देखा था कि फर्स्ट जो होगा ट्रांजिशनल एरियाज होगा जिसमें गांव से लोग शिफ्ट करके जाते हैं, उसके लिए एक अलग से सिस्टम होगा, वहाँ अलग से इनकी बनेगी, ऑर्गेनाइजेशन बनेगी। उसके बाद जो म्युनिसिपैलिटी होगी, म्युनिसिपल कौंसिल होगी वो अलग, और उसके बाद थर्ड लेवल पे जो होगी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो लार्जेस्ट एरिया इंक्लूड करती है सिटी का। तो आज के जो लेसन था इसमें, आज का जो हमारा चैप्टर था इसमें हमने यही देखा पंचायती राज सिस्टम का, जैसे सेंट्रल स्टेट रिलेशन का, इसी तरीके से स्टेट के अंदर विद इन स्टेट जो है किस तरीके से थ्रू पंचायती राज सिस्टम अर्बन एंड रूरल जो है गवर्नमेंट्स जो बनती है हमारी, जो इलेक्शंस होते हैं उसके अंदर किस तरीके से उनको पावर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन या शेयरिंग ऑफ पावर्स होता है इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली अवेयर करने के लिए लोगों को।